बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 3 के शॉर्ट क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। आज का फर्स्ट जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह से है। इफ़ यू आर राइडिंग ऑन अ ट्रेन दैट स्पीड्स पास्ट अनदर ट्रेन मूविंग इन द सेम डायरेक्शन ऑन एन एडजेसेंट ट्रैक, इट अपीयर्स दैट द अदर ट्रेन इज मूविंग बैकवर्ड व्हाई। पहले इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट को समझते हैं। स्टेटमेंट का मतलब ये है कि आपके पास सपोज करें ये 2 ट्रैक्स हैं। आप एक ट्रैक के ऊपर मूव करते जा रहे थे इन फॉरवर्ड डायरेक्शन और आपकी जो स्पीड है वो बहुत तेज है और एक साथ ही एडजेसेंट ट्रैक पर एक और ट्रेन आगे की तरफ जा रही है। ये ट्रेन स्लो है, आप जिस ट्रेन में बैठे हैं वो फास्ट है। क्योंकि आप एक फास्ट ट्रेन पर बैठे हुए हैं और आप इस स्लो मूविंग ट्रेन को अगर क्रॉस करते हैं तो आपको ये लगता है कि ये ट्रेन पीछे की तरफ मूव करना स्टार्ट कर रही है। हालांकि ऐसा होता तो नहीं, वो जा तो आगे की तरफ ही रही होती है। और इसी क्वेश्चन को फर्दर अगर आप एक्सप्लेन करें कि ये किसके बेसिस पर क्वेश्चन बनाया गया है तो वो आपके पेज नंबर 91 पर जस्ट एक छोटी सी बात लिखी गई है, आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। बेसिकली ये आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से रिलेटेड क्वेश्चन है, जिसमें आप अपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस में बैठकर जब किसी दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस को ऑब्जर्व करते हैं तो बिहेवियर आपको डिफरेंट नजर आते हैं। अब अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, अगर आप एक फास्ट मूविंग ट्रेन में बैठकर एक स्लो मूविंग ट्रेन को क्रॉस करते हैं तो सपोज करें आपकी जो स्पीड है वो 70 किलोमीटर पर आवर है और इस ट्रेन की जो स्पीड है वो है 40 किलोमीटर पर आवर। अब आप जब इसको क्रॉस करेंगे तो जो आपको इसकी स्पीड नजर आएगी वो आप दोनों ट्रेन्स की स्पीड के डिफरेंस के इक्वल नजर आएगी, जो कि होगी 30 किलोमीटर पर आवर। सो जब आप एक फास्ट मूविंग ट्रेन में बैठकर एक स्लो मूविंग ट्रेन को क्रॉस करते हैं तो आपको उसकी स्पीड उसकी ओरिजिनल स्पीड से कम नजर आती है और आपको ये लगता है कि वो बैकवर्ड मूव कर रही है। इसी सिचुएशन को अगर हम एक और तरह से देखें कि अगर आप राइट साइड पर जा रहे थे और आगे से एक कार आ रही थी, आपकी स्पीड थी सपोज करें 20 और उसकी कर लें 30। अब आप जो 20 मीटर पर सेकेंड या 20 किलोमीटर पर आवर में बैठी हुई कार के साथ मूव करते हुए राइट साइड पर जा रहे हैं और आगे से कार आ रही है तो आपको इसकी स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर नहीं लगेगी। अब आपको इसकी स्पीड 30 प्लस 20 यानी 50 किलोमीटर पर आवर के साथ आपको ये कार अपनी तरफ आती हुई नजर आएगी। इस सिचुएशन में जब दो ऑब्जेक्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे होते हैं तो स्पीड ऐड होकर ऑब्जर्वर को नजर आती है, जबकि इस सिचुएशन में जब एक स्लो मूविंग या फास्ट मूविंग ट्रेन इसको क्रॉस करती है तो जो स्पीड की ऑब्जर्वेशन है इस सिचुएशन में वो डिफरेंस ऑफ वेलोसिटीज के अकॉर्डिंग होती है। सो इसका आंसर है दिस इज बिकॉज ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी बाय आइंस्टाइन। और एक्सप्लेनेशन में यही आप लिखेंगे, एज वी आर मूविंग फास्टर सो व्हेन वी क्रॉस द स्लो मूविंग ट्रेन then the velocity of the other train which we observe is the difference in velocities of the two trains, जिसकी वजह से आपको वो दूसरी ट्रेन स्लो मूविंग नजर आती है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, कैन द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी रिवर्स द डायरेक्शन व्हेन द एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। अब इस क्वेश्चन में ये कहा गया है कि क्या कोई ऐसी सिचुएशन है जिसमें ऑब्जेक्ट मूव करते हुए अपनी वेलोसिटी के डायरेक्शन को रिवर्स कर देता है बट मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन फिर भी कांस्टेंट रहती है। यस, इट इज पॉसिबल। जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट को वर्टिकली अपवर्ड थ्रो करते हैं तो अपनी मैक्सिमम हाइट पर पहुंचने के बाद वो अपनी डाउनवर्ड मूवमेंट को स्टार्ट करता है, जिसका मतलब वो अपनी वेलोसिटी के डायरेक्शन को रिवर्स कर लेता है। इस सिचुएशन में क्या होता है, सपोज करें आपने एक ऑब्जेक्ट को वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया, अपवर्ड जाते हुए भी वो मूव कर रहा है अंडर एक्सेलरेशन, जिसको आप कहते हैं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, और उसकी मैग्नीट्यूड होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जब वो मैक्सिमम हाइट पर पहुंचता है तो उसकी वेलोसिटी फॉर अ मोमेंट क्या हो जाती है, 0,
और फिर वो अपनी डाउनवर्ड मूवमेंट को स्टार्ट करता है। इस इंस्टेंट पर वेलोसिटी का डायरेक्शन रिवर्स हो जाता है, लेकिन जब वो डाउनवर्ड भी आ रहा है तो अगेन वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के ही अंडर आ रहा है और एक्सेलरेशन की मैग्नीट्यूड अब भी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही है, which is a constant value. So, yes, you will say the velocity of a body can reverse the direction while keeping the magnitude of acceleration constant. और इसकी क्या एग्जाम्पल होगी या क्या आप सिचुएशन लेंगे? तो एग्जाम्पल में आप लिखेंगे a body thrown vertically upward. आप इसकी फर्दर डिटेल भी लिखेंगे कि व्हेन अ बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड एट मैक्सिमम हाइट द बॉडी रिवर्सेस इट्स डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी बट द एक्सेलरेशन व्हिच इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हैज द सेम मैग्नीट्यूड 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मोशन। ये था आज का सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन। हम मूव करते हैं नेक्स्ट बोर्ड पर और देखते हैं कि रिमेनिंग शॉर्ट क्वेश्चंस की स्टेटमेंट्स क्या हैं। जी डियर स्टूडेंट, आज के थर्ड क्वेश्चन की स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है। व्हेन यू स्टैंड स्टिल ऑन द ग्राउंड, हाउ लार्ज अ फोर्स डज द ग्राउंड एक्सर्ट ऑन यू? व्हाई डज नॉट दिस फोर्स मेक यू राइज अप इनटू द एयर? ये आपकी स्टैंडिंग पोजीशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन है जिसमें आपसे ये पूछा गया है कि जब आप खड़े होते हैं तो कौन कौन सी फोर्सेज हैं जो आप पर एक्ट करती हैं। पहली तो वो फोर्स है जो आपके वेट के इक्वल होगी। जब आप खड़े होते हैं तो आपका वेट वर्टिकली डाउनवर्ड ऑन ग्राउंड एक्ट कर रहा होता है, ये एक्शन फोर्स हो गई। और इन रिएक्शन ग्राउंड आप पर बिल्कुल आपके वेट के इक्वल ही एक वर्टिकली अपवर्ड फोर्स अप्लाई कर रही होती है जिसे आप नॉर्मल फोर्स कहते हैं। यानी अगर यहाँ पर आप ग्राउंड पर खड़े हैं तो आपका जो वेट है वो वर्टिकली डाउनवर्ड होगा, जो कि फोर्स ऑफ क्या हो जाएगी, एक्शन। और अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ आप पर एक्ट करेगा रिएक्शन, जो कि आपके वेट के एग्जैक्टली इक्वल होगा बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन होगा। और आप ये पढ़ चुके हैं कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पर टू इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस एक्ट करें तो वो ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में होता है, उसमें कोई भी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होता, क्योंकि इन दो इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस की वजह से जो नेट फोर्स अप्लाई होगी इस ऑब्जेक्ट पर वो क्या हो जाएगी, जीरो। और अगर नेट फोर्स जीरो है तो न्यूटन सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग एफ जीरो, तो फिर एक्सेलरेशन भी क्या होगा, जीरो होगा और ऑब्जेक्ट रेस्ट पर रहेगा। बिल्कुल इसी तरह आपके बॉडी में जब आप खड़े होते हैं तो वेट वर्टिकली डाउनवर्ड, जो कि एक्शन, और रिएक्शन वर्टिकली अपवर्ड, but these two forces are equal and opposite, so the net force on your body is zero, so the body will remain at rest. इसी बात को आप पॉइंट्स में लिख दें। While standing on ground, our weight acts vertically downward on the ground. In reaction, because of Newton's third law, ground exerts an equal and opposite force Fn, जिसे normal force कहते हैं, on our body. ये आपके पार्ट 1 का आंसर हो गया। फिर जो रिमेनिंग पार्ट है वो ये है कि ये फोर्स आपके बॉडी पर अगर अप्लाई होती है तो आप एयर में फिर अपवर्ड मूव क्यों नहीं करते। उसकी रीजन ये है कि दिस फोर्स Fn जस्ट बैलेंस आवर वेट एंड F नेट ऑन आवर बॉडी इज जीरो, एंड अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ इफ F इज जीरो देन एक्सेलरेशन इज जीरो एंड द बॉडी इज एट रेस्ट। ये था आज का थर्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट देखते हैं। अ मैन स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ अ टावर थ्रोज अ बॉल vertically up with certain velocity. He also throws another ball vertically downward with the same velocity, neglecting air resistance. Which ball will hit the ground with higher speed? क्वेश्चन को पढ़ते ही बच्चे मोस्टली फौरन से आंसर करते हैं कि वो बॉल जो उसने वर्टिकली डाउनवर्ड थ्रो किया है वो हायर वेलोसिटी के साथ मूव करेगा, लेकिन ये एक रॉन्ग परसेप्शन है। होता क्या है कि आप सपोज करें ये वो टावर है जहाँ पर वो खड़ा है और बॉल को उसने थ्रो करना है। एक बॉल उसने अपवर्ड थ्रो की और एक बॉल यहाँ से उसने डाउनवर्ड थ्रो की है, और आप इस पूरी सिचुएशन में एयर रेजिस्टेंस को इग्नोर कर रहे हैं। अगर तो एयर रेजिस्टेंस प्रेजेंट है फिर ऑब्वियसली स्पीड में डिफरेंस आएगा, लेकिन अगर
एयर रेजिस्टेंस को आपने इग्नोर किया हुआ है, तो फिर आप सोचें कि कौन सी फोर्स होगी जो दोनों बॉल्स को अट्रैक्ट करेगी डाउनवर्ड। वो होती है फोर्स ऑफ ग्रेविटी, और उसकी वैल्यू इस सेम लेवल तक ऑब्वियसली दोनों के लिए सेम है। जब वो सेम ग्रेविटेशनल फोर्स इन दोनों बॉल्स पर लगा रही है, तो दोनों बॉल्स जब अर्थ तक पहुंचेंगी तो सेम स्पीड गेन करके पहुंचेंगी। यहाँ जो फर्क होगा वो इनके टाइम में होगा। ये वाली बॉल जो अपवर्ड उसने थ्रो की है और डाउनवर्ड थ्रो की है, इनमें से अपवर्ड जो जा रही है वो ऑब्वियसली एक बिगर टाइम के बाद ग्राउंड को टच करेगी, इसका टाइम ज्यादा होगा। और ये जो बॉल है जो इस जगह से ही वर्टिकली डाउनवर्ड थ्रो कर दी गई, ये एक शॉर्टर टाइम इंटरवल में अर्थ तक पहुंचेगी। ये ऊपर जाने और नीचे आने में ज्यादा टाइम ले रही है, लेकिन दोनों को इनिशियली सेम वेलोसिटी दी गई है। सो ये बॉल भी जब यहाँ से मूव करके यहाँ तक पहुंचेगी तो ये बिल्कुल दोनों बॉल्स का बिहेवियर सेम हो जाएगा। अब यहाँ से नीचे जो इसको अट्रैक्ट करेगी ग्रेविटी, या यहाँ से नीचे इस बॉल को अट्रैक्ट करेगी, दोनों पर ग्रेविटेशनल फोर्स तो सेम अप्लाई होगी। सो जब सेम ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई होगी तो दोनों सेम स्पीड के साथ अर्थ को हिट करेंगी, लेकिन डिफरेंट टाइम्स में हिट करेंगी। ये पहले हिट करेगी और ये जो अपवर्ड जा रही है और फिर इधर आ रही है वो एक लॉन्गर टाइम के बाद हिट करेगी। बोथ बॉल्स विल हिट द ग्राउंड विद सेम स्पीड। व्हाई? Because we are ignoring the air resistance. The only force acting on them is gravitational force, which is same for both balls. ये था आज का फोर्थ शॉर्ट क्वेश्चन। अब मूव करते हैं नेक्स्ट बोर्ड पर और देखते हैं कि आज के लास्ट शॉर्ट क्वेश्चंस क्या हैं। जी डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट देखते हैं। स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है, द क्रिकेट कोच एक्सप्लेन्स दैट द फॉलो थ्रू विद द शॉट विल मेक द बॉल ट्रेवल अ ग्रेटर डिस्टेंस। एक्सप्लेन द रीजनिंग इन टर्म्स ऑफ इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। इसको आंसर करने से पहले बच्चे ये जानना जरूरी है कि फॉलो थ्रू शॉट होता क्या है। आपने अक्सर क्रिकेट मैच में देखा होगा कि सम टाइम प्लेयर अपनी जो विकेट के आगे खड़ी हुई पोजीशन होती है उससे भी आगे आकर बॉल को हिट करता है, और मोस्टली ये वो तब करता है जब उसकी ये ख्वाहिश होती है कि वो सिक्सर या 4 को जनरेट करे। यानी जब किसी भी टेंस कंडीशन में मैच हो तो प्लेयर मोस्टली ये कोशिश करते हैं कि वो अपनी जो पोजीशन है जहां वो विकेट के आगे खड़े होते हैं वहां से भी 1-2 कदम आगे जाकर बॉल को हिट करें। इस हिट को बोला जाता है फॉलो थ्रू शॉट। अब इस फॉलो थ्रू शॉट का बेनिफिट प्लेयर को क्या मिल रहा होता है? इसमें होता यह है डियर स्टूडेंट्स कि जब प्लेयर मूव करके आगे की तरफ आएगा तो उसके बॉडी का अपना जो मोमेंटम है वो भी एक इंक्रीज्ड मोमेंटम बनेगा, क्योंकि अगर वो स्टैटिक खड़ा हुआ है और बॉल को हिट करता है तो उसका मोमेंटम बहुत ही कम होगा। लेकिन अगर वो आगे मूव करके आ रहा है तो उसका बॉडी जब मूविंग कंडीशन में होगा तो उसके बॉडी का मोमेंटम ज्यादा होगा। सो जब प्लेयर इस तरह मूव करते हुए बॉल को हिट करता है तो उसके बॉडी का मोमेंटम भी बॉल के मोमेंटम में इंक्लूड हो जाता है, जिससे बॉल का जो चेंज इन मोमेंटम प्रोड्यूस होता है वो ज्यादा होता है। और आप जानते हैं कि इम्पल्स होता है चेंज इन मोमेंटम विच इज इक्वल टू मास इनटू डेल्टा वी। यानी ये जो चेंज इन वेलोसिटी है बॉल की वो ऑब्वियसली ज्यादा होगी, क्योंकि उसके प्लेयर के जो बॉडी की वेलोसिटी है वो भी बॉल में ट्रांसफर हो जाएगी। जब चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉल ज्यादा होगा तो ऑब्वियसली जो इम्पल्स का इफेक्ट जनरेट होगा फॉर द बॉल वो भी ज्यादा होगा। और जब एक स्ट्रॉन्ग इम्पल्स के अंडर आएगा बॉल तो वो ऑब्वियसली एक लॉन्गर डिस्टेंस ट्रेवल कर सकेगा। सो follow through with the shot will make the ball travel a greater distance, because in case of follow through the momentum of the player is also added into the momentum of the ball, and we know impulse is given by change in momentum which is mass into change in velocity. If change in momentum is bigger then impulse is also bigger, और ये जो बिगर इम्पल्स है ये बॉल को एक लॉन्गर डिस्टेंस ट्रेवल करवाने में हेल्प करती है। सो डियर स्टूडेंट, ये तो था क्वेश्चन नंबर 5 जो इम्पल्स से लिंक्ड था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 बेसिकली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से रिलेटेड है।
इसमें आपसे कहा गया व्हेन यू रिलीज एन इनफ्लेटेड बट अनटाइड बैलून व्हाई डज इट फ्लाई अक्रॉस द रूम। इसमें जो इनफ्लेटेड वर्ड है इसका मतलब एयर फिल्ड बैलून है। जब किसी भी बैलून में एयर फिल्ड हो तो वो कहलाता है इनफ्लेटेड बैलून, और अगर उसमें से एयर निकल गई तो वो कहलाएगा फ्लैटेड बैलून या फ्लैट बैलून। अब उसने कहा कि आपके पास एयर फिल्ड इनफ्लेटेड बैलून है, आपने उसको अनटाइट कर दिया, यानी जहां से आपने उसे थ्रेड या नॉट लगाई हुई थी आपने वो थ्रेड या नॉट खोल दी। जैसे ही आप उसे खोलेंगे और छोड़ेंगे तो क्या होगा, वो बैलून ऑब्वियसली रूम में किसी भी डायरेक्शन में फ्लाई कर जाएगा, उड़ जाएगा। इसकी क्या रीजन है? जब आपने बैलून को इस डायरेक्शन में अनटाई किया तो उसमें मौजूद एयर डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक मोमेंटम कैरी करते हुए मूव करेगी। अब ये बैलून और उसके अंदर जो एयर बची हुई है वो मिलकर इस डाउनवर्ड मोमेंटम को कंजर्व करने की कोशिश करेंगे, और इस डाउनवर्ड मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए वो ऑब्वियसली बैलून विद द रिमेनिंग एयर विल गेन अ मोमेंटम इन अपवर्ड डायरेक्शन। सो इसमें क्या होगा कि जैसे ही आपने अगर इस डायरेक्शन में बैलून को रिलीज किया है तो एस्केपिंग एयर का मोमेंटम होगा डाउनवर्ड, और बैलून विद रिमेनिंग एयर विल मूव इन upward direction because of the momentum which is gained by the balloon to conserve the downward momentum. So ये basically principle होता है जिसकी वजह से जो बैलून है that will fly across the room. So आप आंसर में लिखेंगे this is because of the law of conservation of momentum. Escaping air gain momentum P1 in downward direction. Then to conserve momentum the balloon with remaining air gain momentum P2 in opposite which means upward direction. अब जरूरी नहीं कि डाउनवर्ड या अपवर्ड ही हो, मैंने एक सिचुएशन को डिस्क्राइब किया है। अब जिस भी डायरेक्शन में बैलून को रिलीज करेंगे ऑब्वियसली अगर उसकी एयर लेफ्ट साइड पर रिलीज हो रही है तो वो फिर राइट साइड पर गेन करेगा मोमेंटम और राइट साइड पर वो मूव करना स्टार्ट कर देगा। सो ये था कि किस तरह लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इंप्लीमेंट होता है ऑन द बैलून। ये था क्वेश्चन नंबर 6। अब मूव करते हैं फर्स्ट बोर्ड पर और देखते हैं कि आज के लास्ट 2 शॉर्ट क्वेश्चंस की स्टेटमेंट क्या है। जी डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट देखते हैं। इसमें कहा गया कि मॉडर्न कार्स आर नॉट रिजिड बट आर डिजाइन टू हैव क्रम्पल जोन्स दैट कोलैप्स अपॉन इम्पैक्ट। व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ दिस न्यू डिजाइन? इसका आंसर समझने से पहले आप वर्ड क्रम्पल का मीनिंग समझें। क्रम्पल का मतलब होता है टूट फूट जाना, बिल्कुल टेढ़ा हो जाना। सो इसका लिंक बेसिकली कार के फ्रंट और रियर साइड से होता है। जब भी कार खुदा ना खास्ता किसी ना किसी कोलिजन में आएगी तो उसका जो फ्रंट वाला पोर्शन है, जो इंजन के सराउंडिंग में मेटल वाला पोर्शन होता है, वो बाकी जो सेंट्रल पोर्शन है जहां पर सीट्स होती हैं कार की, उसके कंपैरेटिवली सॉफ्ट मेटल का बनाया जाता है। क्यों सॉफ्ट मेटल का बनाया जाता है? उसकी रीजन ये होती है कि अगर कार का किसी भी सरफेस के साथ कोलिजन हो तो उस कोलिजन के प्रोसेस में जब कार का फ्रंट पोर्शन हिट करे तो ज्यादा जो उस कोलिजन की एनर्जी है वो फ्रंट पोर्शन एब्जॉर्ब कर ले। कैसे एब्जॉर्ब करेगा? वो टेढ़ा होने में एब्जॉर्ब करेगा या यूज करेगा। क्योंकि मैंने बताया कि इंजन के सराउंडिंग में जो फ्रंट पोर्शन ऑफ कार होता है वहां यूज की जाने वाली मेटल जो बैक साइड है, जहां पर आपकी सीट्स हैं पैसेंजर की या ड्राइवर की, उस जगह पर यूज होने वाली मेटल के कंपैरेटिवली सॉफ्ट होती है। इसलिए सॉफ्ट रखी जाती है कि जब कार को लाइट करे तो वो सॉफ्ट मेटल बड़ी आसानी के साथ टेढ़ी हो सके और कोलिजन का जो इम्पैक्ट है जिससे एक डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस होनी है वो फ्रंट पोर्शन में मैक्सिमम डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस करे। जब कोलिजन में लगने वाली एक लार्ज फोर्स उस फ्रंट पोर्शन को डीफॉर्म करने में यूज हो जाएगी तो जो पीछे बैठे हुए पैसेंजर्स हैं या ड्राइवर है उन तक फोर्स का एक स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट ट्रांसमिट नहीं होगा। वहां तक पहुंचते पहुंचते फोर्स का एक मैक्सिमम पोर्शन क्रम्पल जोन अपने आप को टेढ़ा करने में कंज्यूम कर चुका होगा। सो पैसेंजर्स या ड्राइवर सेफ रहता है बिकॉज ऑफ द कोलिजन इम्पैक्ट। कुछ कार में यही वाला इम्पैक्ट बैक साइड पर भी होता है, यानी कार का जो पिछला हिस्सा होता है वहां पर भी इसी तरह जो मेटल यूज किया जाता है
वो सेंट्रल पार्ट ऑफ कार के कंपैरेटिवली सॉफ्ट मेटल से बनाया जाता है, ताकि अगर बैक साइड से भी कार को कोई हिट करे तो उसका इम्पैक्ट ज्यादा यूज हो जाए टू क्रम्पल या उस बैक साइड को टेढ़ा करने में। और उस फोर्स का ज्यादा इम्पैक्ट जब वहां यूज हो जाएगा तो पैसेंजर और ड्राइवर तक उस फोर्स का एक वीक इम्पैक्ट ट्रांसमिट होगा, जिससे पैसेंजर्स एक सीरियस इंजरी से सेफ रहेंगे। सो क्रम्पल जोन क्या करता है? क्रम्पल जोन रिड्यूस करता है चांस ऑफ सीरियस इंजरीज एंड कीप मोस्ट पार्ट ऑफ द कार इन सेफ कंडीशन। कैसे? क्योंकि इम्पल्स आप जानते हैं कि होता है एफ एवरेज इंटू डेल्टा टी। इम्पल्स के दो फार्मूलाज आपने पढ़े थे, एक में था इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम और दूसरा है एफ एवरेज इंटू टाइम। ये वो टाइम ऑफ इम्पैक्ट होता है जो कोलिजन में दो बॉडीज का आपस में जो कॉन्टेक्ट टाइम है उसे इंडिकेट करता है। अब यहां पर अगर आप एफ एवरेज को लिखें तो वो होगा इम्पल्स डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। अभी मैंने आपको बताया कि क्रम्पल जोन ज्यादा टाइम अपने अंदर एनर्जी को एब्जॉर्ब करने में कंज्यूम कर लेता है। सो जब डेल्टा टी इंक्रीज होगा तो एवरेज फोर्स जो बाकी कार तक ट्रांसमिट होनी है वो ऑब्वियसली कम हो जाएगी, क्योंकि ये इम्पैक्ट का टाइम और एवरेज फोर्स दोनों क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं। सो जब क्रम्पल जोन डेल्टा टी को इंक्रीज कर देता है, और किस तरह इंक्रीज करता है? अपनी डीफॉर्मेशन में ज्यादा फोर्स को कंज्यूम करने लग जाता है। सो जब डेल्टा टी इंक्रीज होता है तो एवरेज फोर्स डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है, और ये वो एवरेज फोर्स होती है जो पैसेंजर तक या ड्राइवर तक ट्रांसमिट होनी होती है। सो क्रम्पल जोन एक सेफ्टी पर्पस के लिए यूज किया जाता है कि जब भी कोई कोलिजन का प्रोसेस हो तो फोर्स का स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट पैसेंजर्स तक ट्रांसमिट ना हो। सो डियर स्टूडेंट, ये था कि किस तरह जो मॉडर्न कार्स हैं उनमें यूज होने वाला क्रम्पल जोन पैसेंजर को सेफ्टी प्रोवाइड करता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया व्हाई वी कैन हिट अ लॉन्गर सिक्सर इन अ क्रिकेट मैच रादर देन इफ वी टॉस अ बॉल फॉर आवरसेल्फ। इसका मतलब ये है कि जब आप क्रिकेट मैच में बैट के थ्रू बॉल को हिट करते हैं तो वो बॉल एक लॉन्गर डिस्टेंस ट्रेवल कर लेती है या सिक्सर भी गेन कर सकती है। इसके कंपैरेटिवली अगर आप अपने हाथ से एक बॉल को थ्रो करें तो वो बॉल उतना लॉन्गर डिस्टेंस ट्रेवल नहीं करती। क्या रीजन है? इसकी सिंपल सी रीजन है कि जब बॉल आकर बैट के साथ हिट करती है तो टाइम ऑफ इम्पैक्ट बहुत ही कम होता है या टाइम ऑफ कांटेक्ट बहुत कम होता है, और इस छोटे से टाइम में बैट से बॉल पर एक ह्यूज फोर्स ट्रांसमिट होती है। और आप जानते हैं कि जब एक शॉर्ट टाइम इंटरवल में ह्यूज फोर्स ट्रांसमिट हो तो ये इफेक्ट कहलाता है इम्पल्स, यानी एक स्ट्रॉन्ग इम्पल्स जनरेट होती है फॉर द बॉल विच इज हिटिंग द बैट, और इस स्ट्रॉन्ग इम्पल्स की वजह से वो बॉल एक लॉन्गर डिस्टेंस ट्रेवल कर सकती है। इसके कंपैरेटिवली अगर आप बॉल को अपने हाथ से जस्ट थ्रो करें तो ऑब्वियसली आपके हाथ और बॉल के बीच में कोई कोलिजन का इम्पैक्ट नहीं है। आपकी हाथ की सरफेस बहुत ही सॉफ्ट होती है जबकि बैट की सरफेस बहुत ही हार्ड होती है, और अगर आप अपने हाथ से बॉल को थ्रो करेंगे तो ऑब्वियसली उसमें जो चेंज इन मोमेंटम आएगा, यानी बॉल में जो चेंज इन मोमेंटम आएगा वो बहुत ही कम आएगा। जब चेंज इन मोमेंटम कम आएगा तो ऑब्वियसली इम्पल्स भी कम प्रोड्यूस होगी बॉल में, और जब इम्पल्स का इम्पैक्ट कम होगा तो वो बॉल एक लॉन्गर डिस्टेंस ट्रेवल नहीं कर सकेगी। सो व्हेन वी हिट द बॉल बाय अ बैट, huge force acts on the ball in a short time interval and effect of impulse is produced, और यही जो impulse का effect है ये बॉल को एक longer distance travel करवाने में help करता है। लेकिन अगर हम टॉस करें बॉल को खुद, if we toss a ball for ourselves then change in momentum is comparatively very small, और जब बहुत ही कम चेंज इन मोमेंटम होगा बॉल में तो ऑब्वियसली इम्पल्स भी कम होगा और वो जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो भी कंपैरेटिवली बहुत ही कम होगा। सो डियर स्टूडेंट, ये थे आज के शॉर्ट क्वेश्चन। इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर में मजीद डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स के साथ मिलेंगे। टिल नेक्स्ट लेक्चर, अल्लाह हाफिज।